नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है, इस बात को आज हम बेहद सरल तरीके से समझेंगे। राहुल गांधी ने जो कहा वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। ये घोटाला एग्जैक्टली कैसे हुआ है और कैसे किया जा रहा है, अगर राहुल गांधी के आरोप सही हैं तो वो आज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, और आप ये समझ जाओगे ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो बड़ी आसानी से हो सकता है, और इसको चुनाव आयोग क्यों कह रहा है कि नहीं हो सकता। ये एकदम फंडा क्लियर होगा। टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन अपन टेक्निकल चीज़ों को सरल करने में पूरा जो है अपना ध्यान रहता है और वही कोशिश करेंगे। दरअसल राहुल गांधी के जो आरोप हैं उसमें हम जाएंगे, लेकिन उसमें हम जाएंगे इसलिए नहीं, दुनिया भर के लोगों जगहों पर आप एकदम वायरल हो रहा है। हमारे यहाँ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आप सुन लें। लेकिन राहुल गांधी का कहना क्या है? राहुल गांधी ने जो उदाहरण दिया उस उदाहरण के अनुसार जो हुआ होगा उसकी एक मोटी मोटी कहानी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझें कि ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं। मैं किसी के घर में जा रहा हूं तो एक चाबी, ठीक है साहब, और चाबी के साथ ही मैं घुस सकता हूं। अब पता चला कि मैंने उसकी 4 डुप्लीकेट चाबी बना दी। उस 4 डुप्लीकेट चाबी से कोई भी आएगा और उसमें घुस जाएगा और चला जाएगा, तो आपको सिस्टम में एक्सेस मिल गया। इसके अलावा एक और भी चीज है जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से जुड़ी हुई है, उसमें हम बाद में जाएंगे। लेकिन पहले हमको चुनाव आयोग का समझना पड़ेगा सिस्टम क्या है। चुनाव आयोग में एक बीएलओ नामक प्राणी होता है। ये जो प्राणी है, ये नाम तो बीएलओ है, ऐसे लगता होगा कि बूथ लेवल अफसर एक अलग से कोई अधिकारी है, लेकिन ये कोई ऐसा प्राणी होता नहीं है। तो ये जो बीएलओ नाम का प्राणी होता है, इसका काम क्या है? ये काम कहीं अध्यापक है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। उसको एक एडिशनल जिम्मेदारी मिलती है बीएलओ की। तो बीएलओ क्या करता है, जैसे साल में एक बार जो वोटर लिस्ट है उसको जब उसका रिव्यू होता है उसका, तो कोई दुनिया से तो नहीं चला गया, कोई इलाका छोड़ के तो नहीं चला गया, कोई नया आदमी रहने आ गया, उसको वो अपडेट कर देता है। साल में एक 15 दिन का काम समझ लीजिए, या फिर इलेक्शन आने से पहले झटपट में कुछ चेंजेस होते हैं वो काम समझ लीजिए, या कोई और दूसरा काम। इससे ज़्यादा चुनाव आयोग से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो उसका जो लॉगिन बना रहता है उसको भी वो उन्हीं दिनों में इस्तेमाल करता है, बाकी उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। यानी जो घर की चाबी दी हुई है वो घर की चाबी का इस्तेमाल वो उन्हीं दिनों के लिए करता है, बाकी घर में वो जाता नहीं है। कोई जा रहा आ रहा है उसको पता भी नहीं है। तो अगर कोई अचानक, मैं रोज़ जाता हूँ, मेरे घर में कोई घुसे और मुझे लगे यार गिलास जगह पे नहीं रखा है, तो मुझे शक होगा। लेकिन बीएलओ साहब को तब जाना है जब जाना, और एक बार वो काम करके अपना चले गए, उसके बाद में जो घुसे उस घर में, जो निकले, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक सरल तरीके से आपने ये समझा। अब क्या हुआ है, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, वो आरोप ये लगाए हैं कि जो बीएलओ साहब हैं उनके क्रेडेंशियल्स चुराए गए या फिर नए क्रेडेंशियल्स बनाए गए। बोले क्या? बोले ये कोई आदमी उस घर के अंदर घुस के गया और वहां से वोटरों को नाम काट के आ गया। अच्छा, बोले हाँ। और सिर्फ ये नहीं किया उसने कोई अंदर मशीन घुसाई जो बहुत धड़ाधड़ तेजी से वोटरों का नाम काट के और निकल गई कुछ ही समय में। और बीएलओ साहब को पता ही नहीं चला, क्योंकि बीएलओ साहब की चाबी इस्तेमाल हो रही है, डुप्लीकेट उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं डुप्लीकेट चाबी है, वो जा रहे हैं। अब आप कहेंगे डुप्लीकेट कैसे? तो आप अपने बैंक का क्रेडेंशियल याद रखिए। जो लोग नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, पिन डालते हैं ना, या बैंक से जैसे आप कोई पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है, आप पेमेंट करते हैं, आप अपने अकाउंट में घुस जाते हैं, फिर क्या होता है, वहाँ से एक ओटीपी आता है। ओटीपी आता है, आप ओटीपी डाल देते हैं, तो ये भी पक्का हो गया कि जिस आदमी का ओटीपी था वही घुसा है। अब बीएलओ साहब जो हैं उनके नंबर में कोई आदमी किसी और का नंबर जोड़ दे तो क्या होगा? ओटीपी उसके पास चला जाएगा। जैसा कि फ्रॉड वाले करते हैं हमारे साथ में, हमारे अकाउंट में घुस के हम मोबाइल पे कब्जा करके हमारे बैंक अकाउंट के अंदर चेंज कर देते हैं हमारा मोबाइल नंबर, फिर ओटीपी उनके पास जाता रहता है, हमको पता ही चलता, हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में कितने बीएलओ हैं? पूरे देश में लाखों बीएलओ हैं, 10-20 लाख होंगे, मैंने एग्जैक्टली हिसाब निकाला नहीं है, क्योंकि हर एक बूथ पे एक बीएलओ होता है। कितने बूथ होंगे आप अंदाजा लगा लो।
गूगल कर लेना। अब आप सोचिए, इतने सारे बीएलओ हैं, उसके अंदर 1500 बीएलओ के अंदर घुसना है आपको और कांड करना है। 1 मिनट के लिए मान लिया कि इतना आसान थोड़ी है भाई, कोई किसी के उसके अंदर बदल दे वगैरह वगैरह, क्योंकि चुनाव आयोग के सर्वर में सब कुछ हो रहा है और उस सर्वर से आप कुछ पता भी नहीं कर सकते हो। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए एक चीज और भी तो हो सकती है। घर में घुसने की कई चाबियां बनाने के बजाय घर में घुसने के कई कमरे भी बनाए जा सकते हैं, पीछे से, यहां से, वहां से, रोशनदान से, खिड़की से। बोले ये कैसे? यस, क्योंकि देश में अगर 50 लाख या 25 लाख बीएलओ हैं तो 25 लाख बीएलओ के अंदर अगर कहीं पे रात को 12 बजे, जब बीएलओ साहब भी घर पे सो रहे हैं, जब पूरे सिस्टम वाले घर पे सो रहे हैं, 500 बीएलओ वाले लॉगिन बना दिए जाए। जो बीएलओ को जो मिलता है वही लॉगिन 500 बना दिया और उन 500 लॉगिन के जरिए कंप्यूटर में तैयार किए गए कुछ प्रोग्राम घुसें। और ये मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब वो जो है, उसके अलावा आपने पता चला रात को 50 अकाउंट बनाए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने उन 50 अकाउंट से लॉगिन किया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ये पता है किस किस के उड़ाने हैं, बहुत सिंपल। उसने लॉगिन किया और ओटीपी आया, तो आपने जो अकाउंट बनाया फेक, उस अकाउंट पे आपने उस बूथ का एक्सेस दिया और जो ओटीपी आएगा उस अकाउंट का, वो कहां आएगा? जो अकाउंट बनाया उसमें जो मोबाइल नंबर डाला उस पर आएगा। तो रात को पता चला कि एक साथ कंप्यूटर ने 50, 100, 1000, 2000 जितने अकाउंट बन गए उसमें कंप्यूटर में, इसी सब की जरूरत। क्योंकि राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया है, सुबह 5:30, 6 बजे किसी का अकाउंट, किसी को उड़ा दिया गया, तो क्या होगा? तो होगा ये कि उसके साथ एक साथ कंप्यूटर घुसेगा, बहुत सारे नंबरों को डिलीट करेगा और डिलीट करने के बाद जो फेक अकाउंट बनाए थे, फेक लॉगिन बनाए थे, जो गलत दरवाजे घर में घुसने के बनाए थे, वो सीमेंट का मकान तो है नहीं, बंद करने में टाइम लगेगा, 1 मिनट में अकाउंट उड़ता है। जैसे अपना ईमेल अकाउंट आप उड़ा देते हो, वो सारे के सारे उड़ गए। सुबह वो नाम उड़ चुके हैं, ना बीएलओ को पता है ना किसी को पता है। तो ये काम कैसे हो रहा है? ये काम हो रहा है एक व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है कि किसी एक सेंट्रलाइज तरीके से पूरे देश का कांड एक ही जगह से किया जा रहा है, कोई कॉल सेंटर या कोई इस तरह का बैकएंड प्रोसेस है। अब यहां पर चुनाव आयोग का रोल आता है और इसीलिए वो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करवा रहे हैं, वोट चोरों को सपोर्ट करें वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने कहा। चुनाव आयोग का रोल यह आता है कि ये जो गड़बड़ियां हुई हैं इनको पकड़ा जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं या ऑडिट करके इनको पकड़ा जा सकता है। ये पता करना बहुत आसान है कि जिस लॉगिन से ये पर्टिकुलर वोटर को हटाया गया वो लॉगिन किसका था। ये करना बहुत आसान है कि जो व्यक्ति दरवाजे से घुस रहा था वो दरवाजे से जब घुसा तो किस दिशा से घुसा, किस आईपी एड्रेस से वो आया था। ये बहुत आसान है, लेकिन ये आईपी एड्रेस का एक्सेस किसको मिलेगा? ये चुनाव आयोग को ही पता हो सकता है कि किसने वो ताला खोला था घर का, किस व्यक्ति ने किस लॉगिन से किस जगह से। आपके दफ्तर में भी लॉगिन होता होगा तो आप पता लगा लेते हो ना कि भैया किसने लॉगिन किया था। जैसे हम लोग आज तक में काम करते थे तो वहां पे अंदर जो भी टाइपिंग गलत सलत हो जाए, किसी भी चैनल में, हमने कई चैनल में काम किया है, तो गलत सलत अगर न्यूज़ में किसी ने कुछ करेक्शन कर दिया तो पता लग जाता था कि ये किस आदमी के लॉगिन से हुआ है, तो उस व्यक्ति के हाथ से हुआ है। अगर उसने अपने डेस्क पे खुला हुआ लॉगिन छोड़ दिया और किसी और ने कर दिया तो उसका नाम आएगा। तो मजाक मजाक में लोग जब लॉगिन खुला छोड़ जाता था तो एक दूसरे की तरफ से इस्तीफा भेज दिया करते थे और मजाक उड़ाते थे। खैर, तो वो जो पोजीशन है आपके लॉगिन की, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन पता कौन करता है आपके दफ्तर में किसके लॉगिन से हुआ है? एडमिन करता है। तो वहां पर, यहां इस केस में पूरे देश में जो चुनाव आयोग का सिस्टम है, उस सिस्टम को कौन कर रहा है? उसको कर रहा है हमारा चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के सिस्टम के पास, उनके डिपार्टमेंट के पास ये सारा एक्सेस है और किसी के पास नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? तो राहुल गांधी ने जो दावा किया उसके हिसाब से, जिस सीट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वहां पर जिन लोगों के बदले गए थे उन लोगों ने कंप्लेंट की, एफआईआर हुई। चुनाव आयोग भी कह रहा है एफआईआर हुई। तो जब एफआईआर हुई तो सीआईडी ने इनसे कहा कि ये बताइए किस किस आईपी एड्रेस से ये लॉगिन थे, किस के आईपी एड्रेस से ये लॉगिन थे, तो पता चलेगा कि वो जो उड़ाने का काम हुआ किस कंप्यूटर से बैठ के हुआ,
किस कंप्यूटर से उस पर्टिकुलर जगह पे लॉगिन किया गया और उसका नाम उड़ाया गया, और जो लॉगिन किया गया वो किसका प्रोफाइल था, क्या बीएलओ का खुद का था, किसी और का था, कहाँ का था। नंबर भी जो ओटीपी वाले हैं वो नंबर वहाँ के नहीं है, कर्नाटक का बीएलओ लॉगिन करेगा उस जगह का बूथ का, वहीं आसपास का होगा, मुंबई से तो वो लॉगिन करेगा नहीं। तो इस तरह से और भी ज़्यादा संदेह बढ़ जाता है। तो अब चुनाव आयोग को ये समझ में आना चाहिए कि भाई घर का मालिक कौन है, वही है। अगर कोई ताला खोल के घुस रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक दूसरे का सामान चुरा रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए कि यार मेरे घर में सेंध लग गई। वो कह रहा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ, और कह रहा है ये आरोप फेक है। और उसने कहा इन आरोपों का कोई दम नहीं है, क्योंकि जनता के इंटरफेस के साथ जाके कोई नहीं बदल सकता। लेकिन यह मामला जनता के इंटरफेस का तो है ही नहीं। ये तो आप बताओगे कि भैया इस लॉगिन से हुआ, इस आईपी एड्रेस से हुआ, तो पता चल जाएगा कि ये बीएलओ के एड्रेस से हो, क्योंकि बीएलओ तो मल्टीपल चेंजेस कर सकता है, बीएलओ तो 25 लोगों को हटा और लगा सकता है। तो चुनाव आयोग जब ये भोलेपन से बोलता है कि जनता के लॉगिन से नहीं हो सकता, तो साफ पता चलता है कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको चुनाव आयोग के बयान बताता हूं और बहुत सारी चीजें बताता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ERO नेट करके एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सारा का सारा कारोबार होता है। इसमें एक फॉर्म 7 का डिजिटल वर्जन भरा जाता है। जो आप फॉर्म 7 भर के देते हो उसको कंप्यूटर में फीड किया जाता है। ये काम कौन करता है? ये करता है बीएलओ। बीएलओ जब इसको डालता है, जब उसके लिए लॉगिन करता है ये काम करने के लिए, तो उसको एक बार ओटीपी आता है, उसके बाद वो जितने चाहे उसके अंदर करे। ओटीपी आ गया मतलब बीएलओ साहब ने लॉगिन किया, किसी और ने नहीं किया। इसके साथ में पीछे 3 वजहों से इसको हटाया जा सकता है, या तो कोई मर गया हो, ये शिफ्ट हो गया हो, या कोई एंट्री 2 जगह हो। अब आप सोचिए कि यह आदमी, अच्छा चुनाव आयोग का एक और नियम है, अगर किसी का नाम उड़ा रहे हो तो उस आदमी को पूछा जाएगा, उससे बात करना जरूरी है। ऐसे कोई नोटिस भी आयोग ने जारी नहीं किया, तब भी ज्ञानेश कुमार जी इसके लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये अपने आप में बताती है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है। लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोटेक्शन कमज़ोर हो सकता है। ऑडिट ट्रेल पब्लिक नहीं कर रहे हो आप कि भाई किस आदमी ने डाला, कैसे। ऑडिट ट्रेल यही होती है कि किसने लॉगिन किया, कहाँ किया, किस जगह से किया, कैसे किया, दफ्तर से किया, बाहर से किया, उसका अकाउंट बनाया तो किसने बनाया, वो आप पब्लिक नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से वोटर को नोटिस भी नहीं दे रहे हो। ये सारी चीज़ें हैं। अब चुनाव आयोग जो दलील दे रहा है वो ये कह रहा है कि ऑनलाइन वोटर डिलीशन संभव नहीं है। संभव है, बीएलओ के लॉगिन से संभव है, आम जनता के लॉगिन से नहीं है। इसमें सुनने का अवसर लोगों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया। चुनाव आयोग खुद ही जो कानून बता रहा है उसका उल्लंघन हुआ। एफआईआर की गई और ये बताया कि इस जगह जहाँ का राहुल गांधी बता रहे हैं वहाँ की एफआईआर हुई थी, लेकिन उस एफआईआर के आधार पर जब जांच हो रही है, सीआईडी जब कह रही है कि हमको साक्ष्य दो इलेक्ट्रॉनिक, तो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें हैं, उसकी चुनाव आयोग कह रहा है हम फैक्ट चेक करें, फैक्ट चेकिंग एजेंसी नहीं। और जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उससे पहले चुनाव आयोग ने उसको फेक घोषित किया, इससे भी शक उठता है। तो कुल मिला के इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आप कहोगे भाई ज्ञानेश कुमार तो फंस गए। नहीं फंसे। क्यों नहीं फंसे, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये, राहुल गांधी ने आज खुद ही कह दिया भाई हमारा काम है जनता को बताना, ये हमारा काम नहीं है कि हम सजा फैलाते फिरें, हम किसी के पीछे पड़े। लेकिन हमको साफ दिख रहा है, हमने सबूत रख दिए। अब काम है किसका? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग कह रहा है उचित तरीके से आप शिकायत करिए। उचित तरीका क्या हुआ है? एफिडेविट बना के दो, और उस एफिडेविट पर जांच होगी, और 1000 में से एक भी चीज़ में गलत निकल गया तो तुमको नाप देंगे, सजा हो जाएगी झूठा शपथ पत्र देने की। कोई क्यों देगा? इसलिए उसने कहा मैंने बना दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब आप समझिए ज्ञानेश कुमार का क्यों कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कुछ कह दे तो भी ज्ञानेश कुमार को सजा नहीं होगी। ज्ञानेश कुमार को अगर हिंदुस्तान में कोई भी, ये राष्ट्रपति को भी इम्यूनिटी नहीं है कि राष्ट्रपति को भी सजा सुनाई जा सकती है अगर वो कोई गलत काम करते हैं अपने पद पे रहते, लेकिन ज्ञानेश कुमार को कोई सजा नहीं होगी। वो वहां पर बैठ के चाहे कोई बयान दें, चाहे कोई गलत फैसला दें, या कोई देश को नुकसान पहुंचाए अपनी ड्यूटी करते हुए, तो उसके लिए सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है जिसमें चुनाव आयोग को पूरी तरह से छूट दे दी गई है, तुम कुछ भी करो। और जिस दिन से वो फैसला ले रहा है उस दिन से मरने तक उसको प्रोटेक्शन है। यानी जब तक वो जिंदा है वो कुछ भी गुनाह करेगा, चुनाव आयोग चुनाव कराने के मामले में जो भी गुनाह करेगा, वैसे नहीं जाके पर्स लेके भाग जाए, लेकिन वो जो भी गुनाह करेगा उस पर उसको माफ़ी है। ये कानून क्या है इसको समझते हैं। आपको याद होगा दिसंबर 2023 में 141 सांसदों को बाहर निकाल दिया था सरकार ने, याद है?
मोदी जी की सरकार ने, वही दौर था जब वो सारे कांड हो रहे थे और तमाम सारे बहुत हैपनिंग था, वो सारे विपक्षी सांसदों को बाहर निकाल दिया था। उस मामले में 141 सांसदों को निलंबित करके एक विधेयक पारित हुआ। मतलब जब विपक्ष था ही नहीं संसद में, तब एक विधेयक पारित हुआ और ये था अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। इसके खंड 16 में लिखा हुआ है कि भारत में कोई भी अदालत चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी सिविल या आपराधिक अपराध के लिए मामला नहीं ले सकती जब तक कि वो जीवित हैं। यानी अब किसी भी कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन बचता है आपका महाभियोग लाने का। उसके लिए बहुमत चाहिए भाई, दोनों सदनों में मिला के। हमारे पास 2014 तक एक कानून था, एक अपराध संहिता थी जिसमें कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है। अब संविधान पे आ जाइए। संविधान का अनुच्छेद 324(5) कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पे सीधे FIR नहीं हो सकती, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। यानी संसद में अभी बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ज्ञानेश कुमार कल के दिन किसी चुनाव आयोग किसी पे खड़ा हो जाए बूथ में और वहां पे ठप्पा लगा के भी अगर खुद ही फर्जी वोट डालने लगे, एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो भी भारत में अब कोई ऐसा कानून नहीं छोड़ा है। तो ये इम्यूनिटी चुनाव आयोग को क्यों दी गई, ये बड़ा सवाल है। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को इतनी इम्यूनिटी दे दी? इससे साफ पता चलता है कि अभी तक तो हम लोग ईवीएम में गड़बड़ियां ढूंढ रहे थे, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी करना संभव हो या ना हो, लेकिन वोटरों को हटाने और लगाने का काम संभव है। क्योंकि जो राहुल गांधी ने बताया उसके हिसाब से कांग्रेस का वोटर कौन है, मुसलमान वोटर कौन है, सब चीज का डाटा पहले से है, उन्हीं के वोटर को उड़ाया जा रहा है। वो डाटा कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कब लॉग इन करेगा एक साथ तमाम सारे और कितने वोटरों को उड़ा के बाहर निकल जाएगा आधे घंटे के अंदर, क्योंकि वो इतना फास्ट काम हो रहा है कि कोई मनुष्य उस काम को कर ही नहीं सकता। तेज से तेज आदमी भी वो फॉर्म उतनी जल्दी नहीं भर सकता जितने ये भरे जा रहे हैं। तो ये अपने आप में देश के लोकतंत्र का सबसे खतरनाक पहलू है और इससे ये पता चलता है कि हमारे आपके वोट देने का कोई मतलब बचा नहीं है। जो करेंगे वो करेंगे जिनके हाथ में नियंत्रण है, और पता नहीं नियंत्रण सरकार के पास भी कितना रह गया इस पेगासस युग में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।